जय हिंद। देखिए, एक बरमूडा ट्रायंगल है जो जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को निगल लेता है। यहाँ कोई जहाज़ वगैरह भी जाती है तो निगल लेगा। ये अटलांटिक महासागर में है, इसे अंध महासागर कहते हैं। और अमेरिका के पास यहाँ जो क्यूबा है, इस एरिया में एक ट्रायंगुलर शेप में बड़ा लंबा एरिया, लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ये। इसको हम थोड़ा सा वहाँ पे जूम करके समझते हैं। देखिए, ये एरिया जो है, ये 3 बड़े-बड़े एरिया उसको मिला के बनाया जाता है। वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ आएगा। जबकि अगर इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करें तो ये फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है, और यहाँ प्यूर्टो रिको जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, वहां से जाके ये बरमूडा द्वीप पर तक जाता है। ये एरिया है यहाँ पर, जिसे यहाँ तक दर्शाया गया है। ये लगभग 3 से 4 लाख के एरिया, कहीं कभी कभी ये बड़ा हो जाता है। इसका एक्यूरेट कोई मार्किंग नहीं है कि जो आदमी पूरा एरिया को बता सके। हम तो यहाँ भले ऐसे ट्रायंगल बना दिए, बट समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है। बट अगर इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाजें आती हैं तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोपस कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखे, प्रकाश देखे, बादल का तड़कना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय देखिए, समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है, कंपास। अब तो सैटेलाइट वगैरह आ गए हैं, बट कंपास ही उस समय एक ही रास्ता होता था, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता रहता है। वो बता देता है कि इधर की ओर उत्तर दिशा है, तो इसके थ्रू आदमी जा सकता था। तो यहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता था। ये कोलंबस ने भी इसको माना है। 1964 में विंसेंट गैडिज ने अपनी पुस्तक में, मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को वगैरह को निगल लेता है। इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमयी ट्रायंगल कहा गया। यहाँ जाने के बाद जहाजों में अचानक परिवर्तन देखा, इंजन काम नहीं करेगा, जहाज धंसने लगेगी, कोई तैरना चाहेगा तो तैर नहीं पाता है, अजीब अप्रिय घटना होगी और अचानक ही हो जाती थी। और ये जहाज डूब के कहाँ जाते थे तब ये भी नहीं पता चलता था किसी को। यूं तो यहाँ हजारों घटनाएं हुई हैं। कुछ फेमस घटना देखते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज अपने रूटीन एरिया पे थे सब, उन्हें बम्बार्डमेंट करके लौटना था इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से। लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ देते हैं, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता और ये जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही होती है जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चल पाता है। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज विमान उड़ान भरता है, और फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है और बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है तो ये बमबरसक जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। और इसके सामने भी सेम समस्या आती है। पायलट बताता भी है रेडियो सिग्नल पे कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरी तरह से खराब है। ये भी ध्वस्त हो जाता है। इसको जब ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाती है इसके बैकअप में, तो रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि वो रेस्क्यू टीम कहाँ चली गई। 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए थे, नाम था उनका ब्रूइस गर्नन। ये जब लौट के आए थे, इन्होंने बताया था कि वहां पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन्होंने बताया कि अचानक बरमूडा ट्रायंगल के जब ऊपर से गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा धुआं, कोहरा टाइप का छा गया, धुंध हो गया बादलों का, और ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। ये इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें जब प्रवेश किए तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम इतना खराब था और इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ काम करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करना छोड़ दिए थे इनके जहाज के, और इनकी जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पे कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और लेकिन ये जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद, एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद, ये उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद ये अपनी जहाज को लैंड कराए। लैंड कराने के बाद देखिए इत्तेफाक क्या हुआ था कि वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए थे। यानी इनकी जो रफ्तार हो गई थी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो अभी किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल और लड़ाकू जहाजों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल जो था एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को, शिप को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है। इवन की बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक नहीं है। मतलब सोचिए, 10 खतरनाक जगहों में भी इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक कहानी है। फेमस हो जाता है कोई चीज बहुत ऐसे ही कि जहाजों को निगल जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है जिसका लॉजिक भी अवेलेबल है। सबको हम लोग समझते हैं। जो जहाजों का मलबा गया और नीचे समुद्र के तल पे, देखिए यहाँ जो एरिया है बरमूडा का, जो एरिया, इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है सब, और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं सब। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं। इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस वगैरह जब पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब डेंसिटी, समुद्र की
डेंसिटी घट जाती है तो जहाजों को डिजाइन किया गया रहता है समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से, ताकि वो ऊपर तैर सके। डेंसिटी घटने की वजह से अचानक वो नीचे धंसने लगती है, और यही वजह है कि वहां अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है, क्योंकि उनका घनत्व घट जाता है। जैसे मच्छर जो होता है मिट्टी तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा होता है, आप एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला देंगे ना, या तो वो मिट्टी की तेल से सूंघने से नहीं मरता, उसका घनत्व तो कम हो जाता है और डूब के उसमें मर जाता है। यही घटना यहाँ डूबने के कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं सब इस शेप में। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगता है, जिस हलचल से यहाँ पे एक बवंडर, एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और ये बादलों को और वहां के समुद्र के जल को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं। और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो उस चक्रवात के बीच में फंस जाता है, जिससे कि इसमें दुर्घटना हो जाती है। पानी वाली जहाजों के डूबने का तीसरा जो कारण है वो बड़ा सिंपल है, समुद्र के अंदर की पहाड़ियां। समुद्र के अंदर की वह पहाड़ी जो बाहर तक नहीं निकल पाती, उन्हें रीज या कटक कहते हैं। ऐसे कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज वगैरह गिर जाते हैं, सब नीचे का पेंडी टकरा जाता है। जैसे देखिए ये समुद्र का लेवल है, तो यहाँ पे जहाज चल रही है तो उसको ये नहीं पता है कि नीचे मेरे समुद्र है कि नहीं, और नीचे से कुछ पहाड़ी अगर ऊपर आती है तो इसके पेंदी से टकरा जाती है। ऐसी घटना इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे इटली के तट के पास ही इतना बड़ा जहाज टकरा गया, यहाँ पर एक मालवाहक जहाज टकरा गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप टकरा टकरा के गिरी है सब। अब बताइए ये तो गलती है इन लोग की, जो कैप्टन है, क्योंकि इतने मॉडर्न शिप को अगर गिरा दिए लोग तो गड़बड़ बात है। उस समय जहाजों की दुर्घटना ज्यादा होती थी, क्योंकि न रडार था न सोनार था। आज के वक्त में पूरी बेहतरीन ढंग से रडार है, सोनार है। आज आराम से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाजें भी पार हो जाती हैं और शिप भी पार हो जाता है, कि उनको सोनार उन्हें बता देता है नीचे चट्टान वगैरह नहीं है। लेकिन पहले ये घटनाएं नॉर्मल थी ऐसे हो जाना। हवाई जहाज की दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो हेक्सागोनल क्लाउड का है। हेक्सागोनल 6 मतलब फलकों वाला एक क्लाउड होता है, बादल होता है, जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। ये बादल जो होते हैं, आप देखिए ये 6 सतह वाले बादल होते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल शेप में ये बादल पाए जाते हैं। यहाँ ना दिखने में छोटा लग रहा है, ये सैटेलाइट से फोटो लिया गया, जबकि इसका एरिया देखेंगे तो 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है। सोचिए लगभग एक जिला बराबर इसका इतना बड़ा एरिया होता है, उतने बड़े में ये बादल होते हैं। और इस बादल के अंदर हवाएं इतनी बवंडर के रूप में चलती हैं, जिनका स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी इसके अंदर हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई जहाज इसमें प्रवेश कर जाता है तो जहाज को वो तोड़ सकते हैं। तो हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से यहाँ पे जहाजों की दुर्घटना होती है, अगर इस हेक्सागोनल क्लाउड में फंस गया तब। और ये भी देखिए फंसता भी, अगर विपरीत दिशा में फंसेगा तो तोड़ देगा उसको, और नहीं तो अगर सेम इधर ही हवाएं चल रही हैं उसी में जहाज भी फंसेगा तो जहाज की स्पीड को बहुत तेज बढ़ा देता है। यही वजह है कि जब वहां से कई जहाजें गुजरी हैं तो उनका स्पीड अचानक बहुत तेज बढ़ गया है। तो इसमें कोई दैवीय या भूत प्रेत वाली घटना या फिर कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसका कोई पता नहीं लगेगा। नॉर्मल चीजें, अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन ये पुरानी कहानियां, इस पे इतनी मूवी बना दी गई है, करोड़ों रुपए लोग कमा लिए इसके लिए। कहानी चाहिए एक डायरेक्टर को, अच्छा खासा कहानी बन जाता है। तो ये आप समझिए साइंटिफिक कारण। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो रहा भैया आपका बरमूडा ट्रायंगल का, जो इधर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियन सागर में। ऐसे ही ये घटना जापान के पास हो गई। यहाँ पर जापान के पास भी एक ट्रेंगुलर शेप में एरिया है, वहां 1980 में एक जहाज जा रहा था डर्बीशायर। ये इतना बड़ा जहाज था जो टाइटेनिक से 2 गुना था। यहाँ कई लाख टन इसमें आयरन ओर की मात्रा भरी हुई थी। अचानक ये डूब गया, इस एरिया में अचानक डूब गया। जापान की सरकारी टीम ने उसे रेस्क्यू टीम भेजा था पता लगाने के लिए, वो भी डूब गई। उसके बाद एक हवाई जहाज से रेस्क्यू टीम भेजा गया, वो भी डूब गया। जापान भी डर गया। बाद में पता चला कि भैया सेम चीजें हैं यहाँ और यहाँ दोनों में, तो इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता था। हालांकि जापान ने इसका नाम दिया था ड्रैगन ट्रायंगल। जापान के जस्ट नीचे था ये, ड्रैगन ट्रायंगल नाम था इसका, बरमूडा ट्रायंगल। ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत में भी पाया जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा का एक एयर स्ट्रिप है, अंग्रेजों ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसका नाम था अमाडा एयर स्ट्रिप। अमाडा एयर स्ट्रिप ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे लगभग 150 से 200 अमेरिकी जहाजें यहाँ से आपस में टकरा गई, कुछ गिर गई। और इत्तेफाक देखिए, जब भी इनके साथ घटना होती थी, ना कोई वेदर खराब था, ना ही कोई मतलब हेक्सागोनल क्लाउड थे, ना मौसम खराब, ना चक्रवात, ना हवाओं की स्पीड, एकदम नॉर्मल टाइम पे यहाँ जहाजें गिर गई। आपस में आमने सामने जहाजें टकरा जाती थी सब, इतना खराब काम करता था यहाँ पर। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी जहाजें यहीं पे यहाँ पे लैंड करती थी और जापान पे बम गिराने के लिए यहाँ से भी जाया करती थी। आपको ही पता होगा कि अंडमान निकोबार तक में जापान आ गया था। तो इतनी जहाजें अमेरिका की यहाँ से क्रैश की गई थी और उनका बहुत सारा हुआ था। हालांकि ये मिलिट्री का एरिया था, इसलिए इस फाइलों को बंद कर दिया गया, बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये भारत का बरमूडा ट्रायंगल आप कह सकते हैं। तो ये तीनों जगह, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भैया, आपको बरमूडा का लॉजिक बता दिए, जो सेम लॉजिक ड्रैगन ट्रायंगल पे भी है, दोनों सेम है।
यहाँ क्या है कि ये एरिया झारखंड से करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा के पास यूरेनियम की खदान है। आपको पता है यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव चीज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह को अचानक अगर हाई रेडिएशन होगा या इत्यादि होगा तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करते थे, नेविगेशन खराब हो जाता था, दोनों जहाजों का नेविगेशन एक ही डायरेक्शन में दिखाने लगता था। इसी की वजह से इसलिए दो जहाजें आपस में आमने सामने यहाँ पर टकरा जाती थी आर्माडा एयर स्ट्रिप पर। हालांकि ये चीजें आप बहुत कम सुने होंगे क्योंकि ये मिलिट्री वाला जो एयरबेस होता है उसकी बहुत ही चीजों को टॉप सीक्रेट ही रखा जाता है। आप तीनों तरह के ट्रायंगल को देखिए, इत्तेफाक देखिए, ये वाला है बरमूडा ट्रायंगल और यहाँ पर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में है यहाँ पर ड्रैगन ट्रायंगल और भारत में है यहाँ पर आपका आर्माडा एयर स्ट्रिप। अगर आप इसको देखिएगा अक्षांश तो तीनों एक ही अक्षांश पे आएंगे सब आपको। देखिए तीनों एक ही लेटीट्यूड पे लगभग आ जाते हैं, तो ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं। हालांकि सबके पीछे साइंटिफिक कारण है। अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। जो भी कहता है कि यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर है, ये है सब मन गढ़ंत कहानी है ये सब। हालांकि अटलांटिक महासागर में एक और जगह है सारगैसो। यहाँ सारगैसो सागर है, ये सागर है ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ एक शैवाल पाया जाता है, एलिगी, जो समुद्र में तैरते रहता है, बहुत लंबा लंबा पाया जाता है, घास है इस तरह। यहाँ अगर जहाजें छोटी मोटी जहाजें फंस जाती है ना तो उसी में फंस के रह जाती है, इसलिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा घास पाया जाता है, पूरी समुद्र को ये घास ढक लेता है। सारगैसो घास पाए जाने की वजह से जितने एरिया में वो घास पाया जाता है उस घास वाले एरिया को, उस शैवाल वाले एरिया का नाम रख दिया गया है सारगैसो सागर। हालांकि सारगैसो कोई सागर नहीं है, वह सागर का वह हिस्सा है जहां ये वाला शैवाल पाया जाता है, सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है। इसलिए यूपीएससी सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है, मतलब जमीन से नहीं टच करता है। तो सारगैसो सागर जमीन से टच नहीं करेगा क्योंकि वो बीच का तो सागर है नहीं, वो बस एरिया है। यहाँ जहां जहाजों को, छोटी जहाजों को आने जाने के रोक लगाया गया क्योंकि उसकी पंखी वगैरह में ये सब घास वगैरह फंस जाते हैं सब। इसी सारगैसो सागर के पास ऊपर से ठंडी हवा जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा। इस सारगैसो सागर को ठंड के दिन में पूरी तरह बर्फ के टुकड़ों में भर देती है। इसी सारगैसो सागर में अप्रैल 1912 को टकरा गया था टाइटेनिक जहाज और इसी सारगैसो सागर में लिब्राडोर द्वारा लाई गई ठंडी जलधारा के बर्फ से टकराने से टाइटेनिक जहाज डूब गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल से। अंतरिक्ष का ब्लैक होल है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके एक चम्मच मिट्टी का, अगर हम ब्लैक होल से एक चम्मच मिट्टी लाएंगे और उसका वजन करेंगे तो 10 हाथियों के बराबर होगा। सोचिए इतना भयानक ये डेंसिटी होता है, इतना घना होता है, ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि ब्लैक होल प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी पर आंसर होता है अति उच्च घनत्व के कारण। और इसका एक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, एक वह हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं जिसमें यह मान लिया जाता है, यह कल्पना किया जाता है कि सारे प्रकाश वहीं से आ रहे हैं, तो उसे हम व्हाइट होल कहते हैं। हालांकि ब्लैक होल और व्हाइट होल का पूरा परिकल्पना हम आपको ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ा चुके हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख और बारामूला की कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिनमें चुंबकीय क्षमता है। ये भी क्या करती हैं, जहाजों के डायरेक्शन को भटका देती है। यहाँ पर एक चिनाब नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में भी टोटल समझा देंगे कि ये ब्रिज क्या है। और इसके अलावा आप एक तो बड़ा सुने होंगे, सोच रहा अमेरिका में एरिया 51 एलियन वगैरह वाला एरिया, इस सबको कभी और क्लास में समझेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।